दोस्तों आदाब। आज की चर्चा में हम प्राकृतिक संसाधनों में से एक आधारभूत संसाधन अर्थात जल पर चर्चा करेंगे। जल या पानी, पहले समझें कि यह कहेंगे कि पिछली भी चर्चा में मैं कह चुका हूँ कि वह तरल पदार्थ जो हमारे प्यास को बुझाने में सक्षम हो उसे हम जल कहते हैं। उपयोग की दृष्टि से जल दो प्रकार के होते हैं, मीठा जल और खारा जल। स्थलीय भागों में पाए जाने वाले जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं के बराबर होती है, जिसमें कपड़ा आसानी से धोया जा सकता है, जिसमें साबुन का झाग ठीक ठाक निकलता है, जिसमें दाल आसानी से गल जाती है, इस तरह के पानी को हम मीठा पानी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीनी घुली हुई रहती है। सिंपल यह जानना है कि उस जल को मीठा जल कहेंगे जो खारा नहीं होता है। दूसरे नंबर का जो जल है उसको हम कठोर जल या खारा जल या हार्ड वाटर कहते हैं। तमाम समुद्री जलों को हम खारा जल कहते हैं क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों को ध्यान में रखकर हम जल को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे सागरीय जल, झील का जल, नदी का जल, भूमिगत जल वगैरह वगैरह। उसी तरह से जल को और डिटेल करेंगे तब हम पाएंगे कि धरातलीय जल या सतह पर पाए जाने वाले जल, चाहे वो समंदर में पाया जा रहा हो, झील में पाया जा रहा हो, नदी में पाया जा रहा हो, नाला में पाया जा रहा हो, गड्ढे में पाया जा रहा हो, जिस जल को हम धरती के ऊपर देख पा रहे हैं उसको सतही जल या धरातलीय जल कहते हैं। लेकिन इस जल में अधिकांश जल स्वच्छ नहीं होता है। एक और जल है जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं, जो धरातल के नीचे ज़मीन के अंदर पाया जाता है, जिस जल को हम ट्यूबवेल या बोरिंग से या कुएं से प्राप्त करते हैं, और इसी जल को जनरली लोग पीने और सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह फसल के लिए भी अच्छा जल होता है और मनुष्य के उपयोग के लिए भी ये जल अच्छा होता है। पता ये चला कि हमारे काम का जल भूमिगत जल होता है। अब हम भूमिगत जल पर ध्यान दें। धरातल के कुछ मीटर नीचे से लेकर कई सौ मीटर नीचे तक अलग अलग सतह में जल पाया जाता है, जिसको हम ट्यूबवेल या बोरिंग के माध्यम से बाहर निकलकर इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्वालिटी अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की होती है। जो लोग ट्यूबवेल का काम करते हैं वो धरातल पर से ही आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा जल कहाँ का निकलेगा, कितने मीटर में निकलेगा, या बोरिंग गलाने के क्रम में वो तय कर लेते हैं कि नहीं, यहाँ मिट्टी का लेयर अच्छा है इसलिए यहाँ का जल अच्छा होगा। बोरिंग गलाने के बाद वो टेस्ट करके बता देते हैं मालिक को कि नहीं ये ठीक है, और उसी लेवल पर बोरिंग गला लेते हैं। पता ये चला कि ज़मीन के कुछ मीटर नीचे से बहुत दूर तक नीचे जल रहता है। भूमिगत जल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, फर्स्ट लेयर, उसे जल स्तर कहते हैं। जिस तरह सतही जल में सागर, गड्ढा, नदी, नाला, इस जल के सबसे ऊपरी भाग अर्थात कागज़ का अगर एक टुकड़ा फेंकें और टुकड़ा जहाँ जाकर पड़े उसको जल स्तर कहते हैं। उसी तरह से भूमिगत जल का भी ऊपरी स्तर होता है जिसे भूमिगत जल स्तर कहते हैं। वर्तमान समय में दुनिया के सामने एक विकट समस्या है, बड़ा तेज गति से गिरता हुआ भूमिगत जल का स्तर। अर्थात जैसे जैसे भूमिगत जल का स्तर गिरेगा
वैसे वैसे हमारे धरातल से भूमिगत जल का जो ऊपरी सतह है वो नीचे जाता चला जाएगा। जैसे जैसे भूमिगत जल का स्तर नीचे जाएगा, हमारे धरातल पर की मिट्टी में नमी की मात्रा घटती चली जाएगी, जिसे हमारे देहाती भाषा में हाल कहते हैं, मिट्टी की नमी को। अब ज़रा सोच के देखें, जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, यहाँ तो 70% से ज़्यादा लोग किसान हैं। इनका सीधा लेना देना खेती से है। खेती माने धरातल से, धरातल माने धरातल के ऊपरी भाग को, संगठित चट्टान को तोड़कर ये लोग मिट्टी बनाते हैं और उसी मिट्टी पर अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं, जिसके लिए जल अथवा नमी का होना अनिवार्य है। अब जब भूमिगत जल का लेयर जैसे जैसे नीचे जाता चला जाएगा, किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाएगी और ये कठिनाई की जिम्मेदारी बहुत हद तक किसान के मथे ही है, क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं तो ज़मीन के नीचे का पानी अर्थात भूमिगत जल ही बोरिंग और पंपिंग सेट के माध्यम से निकालकर अपने खेतों पर डालते हैं। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए एक बोतल लें आप, उसमें एक पाइप डालें, बोतल में आधी बोतल पानी डालें। अब पानी के लेयर पर टिक लगा दें ऊपरी सतह पर, फिर आप पानी को पिएं पाइप के माध्यम से। जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, बोतल के पानी का जल स्तर नीचे जाएगा। ठीक यही चीज़ पंपिंग सेट के द्वारा, बोरिंग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा अपने खेत को सिंचाई के लिए पानी ऊपर खींचने के साथ होता है। जब जब हम अपने खेतों को सींचने के लिए पंपिंग सेट के माध्यम से और बोरिंग के माध्यम से पानी को ऊपर खींचते हैं, ज़मीन का लेयर, ज़मीन के अंदर के पानी का सतह नीचे जाता है, अर्थात भूमिगत का सतह नीचे की ओर जाता है, सतह गिरता रहता है। अब दुनिया भर के किसान या भारत के किसान की बात करें तो भारत में किसानों को खेती के लिए साल के 3 महीने ही शायद ठीक ठाक वर्षा का जल मिलता है और उससे वो खेती कर पाते होंगे। लेकिन कभी कभी बरसात के महीनों में भी मानसून धोखा देता है और पुनः वही भूमिगत जल का सहारा पंपिंग सेट के माध्यम से लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि भूमिगत जल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, प्रकृति ने भूमिगत जल का इस्तेमाल आपके लिए, आपके करने के लिए दे रखा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम जल को फ्री का माल समझकर बगैर किसी योजना के इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे खेत में जितने पानी की आवश्यकता होती है, हम उससे कहीं ज़्यादा जल निकालकर मैदानों में छोड़ देते हैं, अपने खेत पर छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि पंपिंग सेट के माध्यम से खेत के धरातल पर, सतह पर छोड़ा गया पानी कुछ तो हमारे फसल के लिए अवश्य काम में आता है, लेकिन अधिकांश तीव्र गर्मी और तीखी धूप के कारण वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है और हमारे जल का स्तर, भूमिगत जल का स्तर नीचे ही रह जाता है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा, बारिश तो साल के कुछ ही महीनों में होती है और उस बारिश का भी अधिकांश पानी या तो समंदर में चला जाता है बहकर, या नहीं तो वाष्पित होकर वायुमंडल में वापस चला जाता है। वह पानी अभी के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत नहीं हो पाता है, क्योंकि आज सड़कें पक्की हो गई है, घर पक्कों के हो गए हैं, स्टेडियम बना दिए गए हैं पक्कों के। तो जिन जिन जगहों के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिए गए हैं, बिल्डिंग बना दिए गए हैं, वर्षा का पानी वहाँ से रिसकर ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे बारिश के पानी को धरती के अंदर समाने से हम रोक रहे हैं।
चाहे वो बिल्डिंग बनाने के शक्ल में हो, रोड बनाने के शक्ल में हो, गोडाउन बनाने के शक्ल में हो, दुकान बनाने के शक्ल में हो, जैसे भी हो। अब प्रश्न उठता है कि अगर हम अभी चिंता नहीं किया तो कालांतर में ये मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। ये अच्छी बात है कि दुनिया के 1-8% लोग नहीं बल्कि बहुत थोड़े लोग ऐसे भी हैं सरफिरे जो रात दिन हमारी भलाई के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण की और जो पहल किया, जो ढूंढ कर निकाला, उन्होंने दिमाग लगाया कि ठीक है, हमने बहुत सारी बिल्डिंग बना लिए, रोड बना लिए, स्टेडियम बना लिए, गोडाउन्स बना लिए, ज़मीन को ऊपर से ढक दिए हैं, बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम कुछ तो प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपने बिल्डिंग बनाई है वहाँ सिर्फ इतना कर लें कि बिल्डिंग का ढाल किसी एक साइड रखें, किसी एक साइड से उस पानी को पाइप के द्वारा ज़मीन तक लावें, और जिस जगह वो पाइप का पानी ज़मीन के अंदर ज़मीन पर आता है उसी जगह एक बोरिंग करके छत के बारिश के पानी को टोटल का टोटल ज़मीन के अंदर डाल दें। ये प्रक्रिया यदि सब करेंगे तब बारिश के पानी को कलेक्ट करके ज़मीन के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, जिनकी बिल्डिंग है, चाहे वो सरकार का हो कि निजी का हो, वो तो अपने छत के पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभा पालेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना पाएंगे। लेकिन जो गरीब हैं वो क्या करें? अरे भाई, पानी के बारिश का पानी या उपयोग के पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाना ही तो वाटर हार्वेस्टिंग है। अब समाज में घूम घूम कर देखें, जिन जिन लोगों को चापाकल या ट्यूबवेल है वो यूं ही 365 दिन अपने पानी का उपयोग कर दें, वो पानी भरकर जाता है खेत में, वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है। वहाँ पर आप सिर्फ एक काम करें, उस पानी को यूं ही ज़मीन पर नहीं फैलने दें, उसके संचयन के लिए 2 गड्ढे खोदें आप आमने सामने। 1 महीने तक ट्यूबवेल के द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी को किसी एक गड्ढे में भेजें। 1 महीने के बाद इस गड्ढे को में पानी जाने के रास्ते को बंद करके दूसरे में खोल दें। फिर 1 महीने के बाद जब इस गड्ढे का पानी सूख जाएगा, फिर उस कोदाल से उसकी सतह को साफ करके उस गड्ढे को बंद करके इस गड्ढे में पानी खोल दें, ताकि पानी का रिसाव ज़मीन के अंदर तेज़ी से हो जाए। अब बताइए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे की मेहनत 1-2 आदमी लग के कर ले सकते हैं। लेकिन पानी ज़मीन पर फैलकर सूरज की किरण से सूख जाता है तो वो तो जानते हैं क्या हुआ, वो वाष्पित होकर आसमान में चला गया, ज़मीन के अंदर तो गया नहीं। तो लगातार पूरी दुनिया के लोग ऐसा करेंगे तो भूमिगत जल का जो जल स्तर है वो लगातार गिरेगा और धरती पर के जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए खतरे का कारण बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी की नमी लगातार घटती चली जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना मात्रा आप कर लेते हैं कि अपने ट्यूबवेल के पास 2 गड्ढा बनाएं। 1 महीने तक अपने उपयोग के पानी को एक गड्ढे में छोड़ें, 1 महीने के बाद दूसरे गड्ढे में छोड़ें। जिस गड्ढे में पानी छोड़ना शुरू करेंगे उससे पहले उस गड्ढे की पेंदी को साफ कर दें। तो क्या होगा कि आपके इस्तेमाल किया हुआ पानी जब उस गड्ढे में जाएगा तो उसका रिसाव ज़मीन के अंदर की ओर तेज़ी से होगा और भूमिगत जल के गिरते हुए वाटर लेवल में कुछ न कुछ आपके सहयोग की एंट्री करेगा। और ये छोटा सा पहल आपके द्वारा किया गया, भूमिगत जल जो हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो फ्रेश वाटर है, शुद्ध जल है, वो तो भूमिगत जल ही मिलेगा आपको। भूमि के ऊपर, धरातल के ऊपर का जल न गड्ढा का, नदी का, सागर का, झील का, तालाब का, ताल का, तलैया का, कहीं का पानी ऐसा साफ़ नहीं है, इतना स्वच्छ नहीं है जिसको आप उठाकर पी लें। जिस तरह के आप 2 हैंडल ट्यूबवेल में मारते हैं, भूमिगत जल को निकालते हैं और जी भर के अपने प्यास बुझाने के लिए
जितना चाहें पी लेते हैं। तो पता ये चला कि हमारे लिए जो बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बगैर हम कुछ घंटा ही जी सकते हैं, अर्थात जल, वह भूमिगत जल ही स्वच्छ है। धरातलीय जल स्वच्छ नहीं है। हमारे लिए दोनों जल जरूरी है, लेकिन भूमिगत जल ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारी खेती के लिए भी, हमारे पेड़ पौधे के लिए भी। इसलिए हम आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि अगर आप बिल्डिंग वाले हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अर्थात बिल्डिंग छत की ढाल किसी एक साइड करें, उससे वर्षा के पानी को एकत्रित करके ज़मीन के अंदर एक बोरिंग करके वहाँ पहुँचा दें। अगर आप अल्लाह न करे गरीब हैं लेकिन ट्यूबवेल वाले हैं तो कृपया इतना करें कि आपके ट्यूबवेल के बेकार पानी के लिए 2 गड्ढा बनाओ, एक नहीं। एक गड्ढे में कुछ दिनों तक पानी को एकत्रित होने दें, फिर कुछ दिनों के बाद उस पानी को दूसरे गड्ढे में खोलें और पहले वाले गड्ढे की सफाई कर दें। इतना भी आप कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी की बहुत बड़ी भागी वाटर हार्वेस्टिंग में निभा रहे हैं। धन्यवाद।